माय डियर फ्रेंड्स। मैं महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का कॉमर्स पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके पहले मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए इस क्वेश्चन पेपर की। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे यूनिट नंबर 7 से है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट रहता है, और अगर आप थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे पास कौन सा सेट है? महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन कॉमर्स का ए वाला सेट है। तो अगर आपके पास सेम सेट है, आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पेन और बुक डायरी ले आइए और साथ में सॉल्व करते हैं। 61 क्वेश्चन रीड कर रही हूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स? ठीक है, सबसे पहले हमें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो हम आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। Indian capital market is developed, but Indian money market is underdeveloped. Indian money market is developed, but Indian capital market is underdeveloped. And Indian capital market as well as Indian money markets are developed. Indian capital market and Indian money market are underdeveloped. तो पहले ऑप्शन में इंडियन कैपिटल मार्केट को डेवलप बोल रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं इंडियन मनी मार्केट डेवलप्ड है, सी में बोल रहे हैं दोनों डेवलप्ड है, और डी में बोल रहे हैं दोनों अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया में एज कंपेयर टू मनी मार्केट। बोथ मार्केट्स हमारे इस सिस्टम के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट कैपिटल मार्केट में हमेशा लार्जर साइज और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डील करते, तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस दिया जाता है। ठीक है, तो साइज और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म की कंपैरिजन में कर सकते हैं, रिस्क एंड रिटर्न में कंपैरिजन कर सकते हैं कि की प्लेयर्स कौन होते हैं या रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, भले दोनों मार्केट इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल मार्केट की हमेशा लार्जर स्केल है, और वो ज्यादा डेवलप्ड है, और उसको ज्यादा प्रोमिनेंस भी दिया जाता है। ठीक है, तो मनी मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। ठीक है, और जैसे अगर मैं बोलूँ उसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स है या कौन उसको रेगुलेट करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या वो वेल रेगुलेटेड है, उसका मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या, उसमें इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है कि नहीं। तो अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट हमारी ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए 61 का है। इंडियन कैपिटल मार्केट इज डेवलप्ड बट इंडियन मनी मार्केट इज अंडर डेवलप्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? देखिए, उन्होंने टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोले। और कभी कभी ना हमें कुछ क्वेश्चंस में, जैसे मुझे भी होता है डाउट, हमें डाउट होता है तो फिर हम एग्जाम में तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे कहीं से ढूंढ नहीं सकते, बट फिर भी जब तक अपनी कॉमन सेंस लगा सकते, थोड़ी सी नॉलेज अगर हमारे पास है और ऑप्शंस देख के अगर आंसर बनता है तो वो भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात की है। तो ए फर्स्ट में बोल रहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, और ये टर्म किसकी बात कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं ऑप्शंस में जाती हूँ तो ऑप्शन ए में 1 2 एंड 5 दिया है, बी में 1 4 एंड 5 दिया है, सी में 1 2 एंड 5 दिया, और 1 3 एंड 4 दिया। देखिए, अगर मैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करूँ ना, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि यूटीआई कब आया, या यूटीआई प्रेजेंटली क्या काम करता है। तो अगर मैं यूटीआई के बारे में आपको बोलूं, तो यूटीआई एक म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, जहां पर पब्लिक की सेविंग्स मोबिलाइज होती है और वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट्स में। ठीक है, तो ये इसके बारे यूनिट ट्रस्ट है। अगर मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, तो वो डेफिनेटली टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, और रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन भी है। अगर मैं एक्सिम बैंक की बात करूं, तो वो सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, और वो उन्हीं के लिए फाइनेंस की हेल्प करते हैं, मॉनेटरी असिस्टेंस। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये फाइनेंस देते हैं सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, रिहेबिलिटेशन में फोकस करते हैं। और आईडीबीआई आपको पता ही होना चाहिए कि कब स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि बहुत बार इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए, और इनके मेन फंक्शंस। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस को देखती हूँ,
तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में 1, 2 एंड 4 दिया है, तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का आंसर नहीं बनना चाहिए, तो मैं ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर रही हूँ। बी में मुझे दिया है 1, 4 एंड 5, यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लगता है। सी में मैं जाती हूँ 1, 2 एंड 5, तो यही आंसर करेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन में उन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी दिया है। ठीक है, तो मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज में आंसर हमारा बनना चाहिए 1, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आ रहा है 2, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और 5 आ रहा है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सी आंसर यहाँ पर करेक्ट बनना चाहिए। मैं हमेशा जो भी नेट सेट की आंसर कीज बनाती हूँ, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि जरूरी नहीं है मैंने या किसी और ने आपको करेक्ट बोला है, जब आंसर की आएगी तब वो जो आंसर मिलता है वही करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विद इन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सेंट्रल बैंक की बात करें, टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेगुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इज नोन एज। कह रहे जब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ मेथड्स यूज करते हैं जो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में, क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि हमको इन्फ्लुएंस अफेक्ट करना है किसको, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, हम और इसके लिए क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। जैसे अगर मनी सप्लाई पढ़ लिया तो हमारा आंसर मॉनेटरी पॉलिसी बनना चाहिए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये हमने कभी एचएससी में भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा इसके बारे जान लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं मेरे से कॉन्सेप्ट। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट कुछ पहली बार आ रहा है या नहीं याद है तो उसको जाके रेफर कर लीजिए और जरूर उसको कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ तो ये यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो आरबीआई करते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीगेट डिमांड, जो उन्होंने डेफिनेशन में दिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बन चुके, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फिर उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, कि उसका क्या स्टेबलाइज करेंसी है। तो इसमें हम कैश रिजर्व रेशियो पढ़ते हैं, एसएलआर पढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक पॉलिसी को, तो एक ब्रॉडर टर्म है जो रेफर करता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि कंट्री को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्या कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, कल अनएम्प्लॉयमेंट पर कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी है। ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो फिस्कल पॉलिसी आ जाएगी, मॉनिटरी पॉलिसी आ जाएगी, ट्रेड पॉलिसी आ जाएगी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाएगी। फिर हमारे पास है फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट फ्रेम करती है या इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी, कैसे फंड्स रेज होएंगे, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा और उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो फाइनेंशियल पॉलिसी में हम बजटरी मैनेजमेंट देख सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन, टैक्सेशन, ड्यूटीज, पब्लिक बोरिंग, तो ये सब चीजें उसमें आ जाती है। और अगर मैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करूं तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जहां पर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई बाय करती है या सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो या तो कंट्रोल करती है लिक्विडिटी या इन्फ्लुएंस करती है इंटरेस्ट रेट। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो रेगुलेटेड होता है, और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो रेगुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, इतना सा बेसिक आइडिया मुझे पता है। तो ये देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क, वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब चीजें अनरेगुलेटेड है तो वहां पर रिस्क हाई रहेगा। ये अनरेगुलेटेड है, ठीक है, तो ये एडवांटेज नहीं है। अब मैं अगर बात करूं वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट तो कस्टम जो ले रहा है मतलब बोरो कर रहा है उनसे इनफॉर्मल से, तो उसके लिए तो ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म के लिए हमको लगे ये ऐसा कुछ है, बट फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर फिर वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बन सकता है, बट स्टिल इसमें मुझे डाउट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कस्टमर की पर्सपेक्टिव से देखे तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट तो नुकसान हो जाएगा, तो ए करेक्ट आंसर बनना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अगर आपने कुछ और आंसर मार्क किया है और आपके पास उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नॉट ट्रू या करेक्ट तो उनको हाईलाइट कर लीजिए, तो आंसर रॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें से नॉट ट्रू पूछ रहे, नॉट ट्रू का हमें मतलब पता होना चाहिए, जो ट्रू नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनरशिप कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेसिडुअल क्लेम ऑन इनकम एसेट्स एंड हैव लिमिटेड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ हाई रिस्क रिवॉर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट क्रेडिट
क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। तो अगर आप ये ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ना, तो ये क्रेडिटरशिप नहीं होते, क्योंकि इनको हम ओनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके आंसर को एनालाइज कर लेते ऑप्शंस को। तो हमेशा करना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनरशिप कैपिटल, यस, बिकॉज उनको रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, उनके पास वोटिंग और पार्टिसिपेशन राइट्स भी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल क्लेम होता है ऑन इनकम एसेट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। इनको सारी ऑब्लिगेशन, जब भी कुछ इवेंट हो, नुकसान हो जाए, तो सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के बाद इनको पेमेंट की जाती है, तो लास्ट को बोलते हैं रेसिडुअल। तो ये भी करेक्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ हाई रिस्क रिवॉर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, यस, क्योंकि इनको हाईएस्ट रिस्क बेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी परफॉर्म करती है तो ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज इनको ही नुकसान होता है। और इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर बनना चाहिए। इक्विटी शेयर्स ओनरशिप होते हैं और वो क्रेडिटरशिप नहीं है। क्रेडिटरशिप किसको बोला जाता है? जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जो ओनर्स होते हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, तो जो इक्विटी नहीं होती। तो यहाँ पर हमको उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। इज नॉट ट्रू, तो हम डी करेक्ट आंसर बनना चाहिए। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप मेरे चैनल से अब तक जुड़े ही हुए हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेट एग्जामिनेशन के अंदर आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, आज वेबसाइट विजिट किया है, तो हमारा ये आ गया एडमिट कार्ड स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए। तो जैसे आपको पता है फेज वाइज होता है, तो अगर आप चेक करोगे तो एडमिट कार्ड लाइव है 25, 26 और 27 जून को। आपको कहाँ पर जाके चेक करना होता है? यूजीसी एनटी की वेबसाइट पर, ठीक है, वहां पर लाइव फ्लैश हो रहा है। तो अगर आपका एग्जाम 25, 26 और 27 को है, तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको उसके लिए ऑल द बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम अभी देखो कितना तुरंत आ चुका है हमारा। और तो आप पढ़िए और मेरे चैनल को आप शेयर भी कर लीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं कहती हूँ हमेशा नोट्स बना के रखिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, रिवीजन के टाइम वापस भी देख सकते हैं। तो पढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन केस ऑफ एनबीएफसीएस। एनबीएफसी क्या होते हैं ये तो पहले पता होना चाहिए। क्या ये सप्लीमेंट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग बाय प्रोवाइडिंग मोर ऑप्शंस टू सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स? NBFCs only provide merchant banking and stockbroking. NBFC are not involved in retail banking, and NBFCs are involved in portfolio management and venture capital financing. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑप्शंस में ऐसे लग रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है, बट फिर कंप्लीट आंसर यही बनता है ऑप्शन नंबर ए। एनबीएफसी सप्लीमेंट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स को इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन लेंडिंग बाय प्रोवाइडिंग मोर ऑप्शंस टू सेव एज इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा एनबीएफसी के बारे में जानना जरूरी है। एनबीएफसी का पहले सबसे याद रखिए फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट करे, सपोर्ट करे बैंक्स के रोल को बाय ऑफरिंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। विच टाइप ऑफ सर्विस दे आर ऑफरिंग? इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लीजिंग, हायर एंड परचेज। ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट्स लाइक बैंक्स, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअल बैंक्स, बट दे प्रोवाइड डाइवर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत सारा प्रमोट हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या ये प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट बैंकिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिटेल बैंकिंग। अगर इसको मैं बात करूं तो हो सकता है इसको भी, क्योंकि दे डू नॉट एंगेज इन रिटेल बैंकिंग इन द सेंस ये लोग कस्टमर से डायरेक्ट जैसे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते या रिटेल लोन्स नहीं दे सकते। और एनबीएफसी आर इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेंचर कैपिटल। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता है तो वो भी पढ़ लीजिए, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इनका रोल इससे काफी ब्रॉडर होता है। ठीक है, दे ऑफर, बट ठीक है, अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर लेकिन हमको बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 ही, क्योंकि वो कंप्लीट आंसर है। ठीक है, मुझे रिटेल बैंकिंग में डाउट है, बट फिर ठीक है, मोस्ट सुटेबल आंसर हमको सेलेक्ट करना चाहिए, तो ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। इनको कौन रेगुलेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कब से एक्सिस्टेंस में है और इनके क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विसेज है। तो हियर आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया की बात करें, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर एंड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सेबी regulates stock exchanges and mutual funds. IRDA regulates insurance sector and mutual funds. And RBI regulates the entire financial system. देखिए, आरबीआई पूरा रेगुलेट नहीं करती है फाइनेंशियल सिस्टम को, क्योंकि उसमें सेबी भी आ जाता, जैसे मैं बोलूं तो सेबी मतलब म्यूचुअल फंड्स ये सब आ जाता है, तो उसको दूसरे भी है गवर्न करने के लिए, जैसे सेबी।
तो डी आंसर नहीं बनना चाहिए। अब इसमें से देखिए उन्होंने दो दो ऑप्शन दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बैंकिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपको देखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर को तो रेगुलेट करता है, बट क्या वो स्टॉक को? तो ऐसे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े। तो आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को बट नॉट स्टॉक एक्सचेंजेस, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस आर रेगुलेटेड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी में कुछ नया हुआ है क्या? कुछ नई फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते। सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स। यस, सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है और उसमें एनएसई, बीएसई, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कैपिटल रिस्क इंटरमीडियरी, ये सब लोग आ जाते हैं। आईआरडीए रेगुलेट्स इंश्योरेंस सेक्टर एंड म्यूचुअल फंड्स। आईआरडीएआई होता है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करते हैं सेबी और आईआरडीएआई नहीं करता है। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज इट comprises many things। कैपिटल मार्केट जिसको सेबी मॉनिटर करता है, इंश्योरेंस जिसको आईआरडीए मॉनिटर करता है, पेंशन से अलग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को भी। म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, कुछ मार्केट में नया स्कीम है, तो वो भी आप आंसर में एक्सपेक्ट कर, क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67 हैज टू बी बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव रिफॉर्म्स की बात हो रही है, भले ऑप्शंस में हमको नेगेटिव दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। ए इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर, और ये तो हुआ ही है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। इन्वेस्टमेंट इरोजन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू अर्लियर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म्स अगर मैं कैपिटल मतलब ये बोलूं पॉजिटिव है, तो ए करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट इरोजन हुआ ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कोई। ठीक है, रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि इनएफिशिएंसीज को कम करना, या तो इरोजन नहीं। ठीक है, फिर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा तो गोल यही नहीं होता है। कोई भी रिफॉर्म अच्छा होगा तो वो सिंप्लीफाई और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो ये भी आंसर नहीं बनना चाहिए। इंक्रीज इन रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिस्क तो हमेशा ही रहता है, बट अगर हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो वो रिड्यूस रिस्क करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म्स इंकरेज हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सो 68 का ए करेक्ट आंसर बनना चाहिए। 69 क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन केस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज? डिजिटाइजेशन का मतलब पता होगा तो आंसर ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हैज इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए उन्होंने ना फॉलोइंग करेक्ट पूछा है, तो इंटरनेट बैंकिंग से स्पीड बढ़ी, एक्यूरेसी बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यही मुझे लगता है करेक्ट आंसर बनना चाहिए। फिर भी दूसरा ऑप्शन से एनालाइज करते हैं। मोबाइल बैंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट यस देयर इज अ डिफरेंस, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं तो वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करते। और इंटरनेट बैंकिंग इज ऐप बेस्ड अनरेगुलेटेड, इट इज नॉट अनरेगुलेटेड, और इंटरनेट बैंकिंग में बोलूंगी हम ब्राउजर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अदर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनना चाहिए। तो यूपीआई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब इसमें से क्या वॉलेट से कौन इसको रेगुलेट करता है, वो भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इंटरनेट बैंक इज ऐप बेस्ड, तो वो वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर्स और मशीन से भी हो जाता है ओपन। अनरेगुलेटेड बैंकिंग फैसिलिटी है, नहीं उसको रेगुलेट किया जाता है, कौन रेगुलेट करता है ये आज आप होमवर्क कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग थोड़ा सा रिलेटेड है इंटरनेट बैंकिंग से, बट मोबाइल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो यूज करता है एप्स जैसे एसएमएस यूज करता है, इंटरनेट बैंकिंग और वेब ब्राउजर से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक बार रीड करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ए हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए, 69 का ए। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस टॉपिक के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एडिशनल बेनिफिट दैट इज ऑफर्ड विद बेस पॉलिसी एट नॉमिनल प्राइस? तो अगर आपने कभी राइडर की डेफिनेशन पढ़ी है तो वही उसका मतलब है, तो ए करेक्ट आंसर बनना चाहिए। रिम्बर्समेंट का मतलब तो होता है किसी चीज की पेमेंट देना, री इंश्योरेंस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और मनी बैक भी। तो बट यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। राइडर की ये डेफिनेशन ही है, एडिशनल बेनिफिट और कवरेज दिया जाता है एज एन अटैच, मतलब विच इज अटैच टू बेस इंश्योरेंस पॉलिसी और एट अ नॉमिनल एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब ना के बराबर। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है, बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे इलनेस कवर की बात करूं, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। रिम्बर्समेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस की है उसका रिम्बर्स करना, रीपेमेंट करना। री इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस परचेज बाय इंश्योरेंस कंपनीज
for managing the risk and it is definitely not a benefit to the policy holders. And money back एक type of policy होती है where periodic payments are made back to the insured. ठीक है, तो मनी बैक मतलब पैसा वापस जा रहा है और वो एडिशनल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है राइडर, एक्स्ट्रा बेनिफिट एट नॉमिनल कॉस्ट। ओके, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए, 70 तक आ गई हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉमर्स के पेपर के पहले कंप्लीट करा दूं, बट स्टिल मुझे भी टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। बट आप अगर मेरे चैनल से अभी जुड़ चुके हैं तो आई बी वेरी हैप्पी अगर आप क्वालिफाई हो जाओ और फिर मुझे मैसेज करके अपनी खुशी जरूर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका एग्जामिनेशन कल है तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और पढ़ के जाइए। अगर आपने फॉर्म भरा ही था और बिना पढ़े भी जा रहे हैं तो भी मैं बोलूंगी गिव योर बेस्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, कॉमर्स और पेपर 1 के लिए, तो अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जाम के पहले जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और जरूर क्वालिफाई होके आइए।